Bismillahirrahmanirrahim. This is Jabir Hussain. Today my topic of presentation is pre-formulation studies. Assalamu alaikum class. First of all, we can discuss about their contents of pre-formulation studies. इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है why we study, introduction, physico-chemical properties, bulk characterization, सोलिबिलिटी एनालिसिस। ये हम टॉपिक इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाई वी स्टडी प्री फार्मुलेशन। हम प्री फार्मुलेशन की स्टडी पढ़ते क्यों हैं, ये क्यों अहम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके गोल्स क्या हैं, ये सारा हम इसमें देखते हैं। जैसा कि नाम से इजाहर हो रहा है प्री फार्मुलेशन। प्री फार्मुलेशन, फार्मुलेशन मतलब डोजेज फॉर्म, प्री पहले, मतलब कोई भी डोजेज फॉर्म से पहले जो टेस्ट वगैरह और उसके एफिकेसी, एबिलिटी, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो भी चेक करते हैं, वो हम कोई भी डोजेज फॉर्म बनाने से पहले जो चेक करते हैं उसको कहते हैं प्री फार्मुलेशन। डोजेज फॉर्म मतलब डोजेज फॉर्म से मुराद टैबलेट हो गया, सिरप्स हो गए, कैप्सूल हो गए, सस्पेंशन हो गया, मतलब इनके जो भी फार्मुलेशन की करने से पहले जो टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी जिससे हमें पता चल जाए, उनको कहते हैं प्री फार्मुलेशन स्टडीज। ऐसे ही इसीलिए हम प्री फार्मुलेशन करते हैं कि हमें फार्मुलेशन करने से पहले हमें इनके साइड इफ़ेक्ट्स, एडवांटेजेस, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, पीएच वैल्यू सारा हमें पता चल जाए। मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर दो पर्सन है, अगर पैनाडोल बना रहे हैं, अगर एक बंदा पैनाडोल बना रहा है बगैर किसी टेस्ट के, और दूसरा बंदा जो टेस्ट वगैरह सारे करके प्री फार्मुलेशन करके अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया वो अपनी एक परफॉर्म कर रहा है, पैनाडोल बना रहा है, टैबलेट बना रहा है, तो उसकी टैबलेट ज़्यादा बेहतर होगी दूसरे जिसने प्री फार्मुलेशन नहीं की उससे बेहतर, उसकी ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। ऐसे ही जो उसकी स्टेबल टैबलेट होगी जिसने प्री फार्मुलेशन टेस्ट किए हैं और उसको टॉक्सिसिटी भी का भी पता होगा, उसके डिसइंटीग्रेशन का भी पता होगा, डिसोल्यूशन टेस्ट भी उसने किए होंगे और उसकी ज़्यादा बेनिफिट होगी, उसके ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह आएंगे। ऐसे ही ये देखें, इसमें जिसके प्री फार्मुलेशन स्टडीज हो जाती है उसमें रिस्क फेलियर भी कम होते हैं, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है, होती ज़रूर है लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी का हमें पता चल जाता है और उसके टेस्ट वगैरह जो हमने परफॉर्म किए होते हैं उनके हिसाब से हमें सारा पता चल जाता है। प्री फार्मुलेशन में हम इंट्रोडक्शन दूसरे नंबर पे देखते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे मैं पहले बताया है कि इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। हम इसमें इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ स्टडी करते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मिला के जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती हैं उनको कहते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मोस्टली हमारे पास आ जाती हैं ऑर्गेनोलेप्टिक वगैरह आ जाती हैं और केमिकल डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। इसमें एपीआई का होना लाजमी है, एक्सिपिएंट्स हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, मतलब कि जो भी हमने प्री फार्मुलेशन स्टडी करनी है वो हमने एपीआई के ऊपर ही करनी है, उसकी ही हमने टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स और एडवांटेजेस वगैरह चेक करने हैं। जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की एग्जांपल दी गई है। हमने रॉ मटेरियल लिया है कॉस्मेटिक्स का और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाई है, लेकिन इसके दरमियान में हमने प्री फार्मुलेशन की है। प्री फार्मुलेशन से हमें अंदाज़ा हो गया है कि इससे कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट से कोई भी जो भी साइड इफेक्ट्स आना है, टॉक्सिसिटी आनी है, वो हम पहले ही लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह कर लेंगे और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरह सेम एग्जांपल होती है टैबलेट्स वगैरह की। अगर टैबलेट्स वगैरह या कोई भी डोजेज फॉर्म बनानी है, सिरप्स हो जाए, सस्पेंशन हो जाए, उनकी लैब में टेस्ट वगैरह होते हैं। जैसे R&D इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे कोई भी टैबलेट वगैरह या न्यू एंटिटी आती है उसके सबके टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। अगर कोई ड्रग, अगर पैनाडोल, पैरासीटामोल तो पहले ही मौजूद है, अगर कोई न्यू एंटिटी आएगी उसकी भी प्री फार्मुलेशन स्टडी ज़रूर की जाएगी।
इसी तरह हमारे पास इसके बाद आ जाती हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसा कि मैं पहले बताया, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मिला के हम कहते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले मौजूद आएगा ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ नाम से इज़हार हो रहा है ऑर्गन्स की स्टडी से। ऑर्गन हमारे पास 5 सेंसेस हैं और उन 5 सेंसेस में जो भी ऑर्गन वगैरह हैं उनकी स्टडी के मुताबिक जो हम फिजिकली देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ही होती हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास ये आ जाता है, कलर आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। कोई भी ड्रग की जब हमने ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज चेक करनी है उनमें से ज़्यादातर हम यही 3 चीज़ें चेक करते हैं। कलर में हमारे पास आ जाता है ऑफ वाइट आ जाता है, क्रीमी येलो आ जाता है, टीन आ जाता है, शाइनी आ जाता है। इसी तरह कलर हम देख के बता सकते हैं कौन सा कलर है, या आइस के ज़रिए हम इसको चेक करते हैं। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर हम पंजेंट होगा, सल्फोरियस होगा, फ्रूटी होगा, एरोमेटिक होगा, ऑर्डरलेस होगा। ये हम स्मेल करके चेक करते हैं। और इसके बाद हमारे पास टेस्ट आ जाता है। टेस्ट में हम एसिडिक होगा, बिटर होगा, या इसमें इंटेंस होगा, स्वीट होगा, टेस्टलेस होगा। कोई भी हमने टेस्ट वगैरह चेक करना है, इसमें एसिडिक बनाते हैं या बेसिक बनाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एसिडिक और बेसिक तो हम स्टमक की पीएच को चेक उस हिसाब से बनाते हैं कि स्टमक में अब्जॉर्ब करवाना है डोजेज फॉर्म को या स्मॉल इंटेस्टाइन में करवाना है, कहाँ पे अब्जॉर्प्शन करवानी है, उस हिसाब से हम पीएच मतलब एसिडिक का बेसिक देखते हैं। लेकिन अगर हमने उसका कड़वा बिटर टेस्ट है, उसको मतलब कि अगर सीरप कोई मिसाल के तौर पे बनाया है या टैबलेट बनाई है, उसके ऊपर हम टैबलेट के ऊपर वो अगर कड़वी टैबलेट है उसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे। अगर हम कोटिंग वगैरह नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट जो होगा बिटर होगा, वो खाई नहीं जाएगी। इसी वजह से हम उसका टेस्ट मास्क करते हैं और ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। अगर हम कोई भी न्यू एंटिटी है या कोई भी ड्रग है उसका अगर बिटर टेस्ट है तो हमें लैब में ही पता चल जाएगा कि इसका बिटर टेस्ट आएगा, और इस वजह से हम प्री फार्मुलेशन में ही उसकी कैपिंग कर देते हैं या उसका टेस्ट वगैरह मास्क कर देते हैं, या स्क्रोल वगैरह ऐड करके हमने उसका टेस्ट मास्क कर लेना है। चलिए हम आगे जाते हैं। इसमें हम आ जाता है पार्टिकल साइज और शेप। कोई भी डोजेज फॉर्म बनानी है उसमें पार्टिकल्स, ड्रग के पार्टिकल्स की शेप और साइज बहुत मैटर करता है। जैसा कि अगर हम टैबलेट वगैरह बनाएंगे, टैबलेट वगैरह में अगर पार्टिकल्स, पाउडर के पार्टिकल्स ज़्यादा लार्ज होंगे तो वो टैबलेट प्रेस नहीं होगी, उसमें उसकी बाइंडिंग ठीक से नहीं होगी, इस वजह से वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, वो डिसोल्यूशन नहीं करेगी और वो अब्जॉर्प्शन नहीं देगी। इसीलिए हम कोई भी टैबलेट बनाते हैं उसका यूनिफॉर्म रखते हैं पार्टिकल साइज, उसका ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, पाउडर से ग्रैन्यूल्स बना के यूनिफॉर्म सीव नंबर से गुजार के फिर उसकी कोटिंग मतलब के बाइंडिंग वगैरह होती है, बाइंडर वगैरह ऐड करके पंच वगैरह के जरिए फिर टैबलेट बनती है। इसमें डिफरेंट रेंजेस वगैरह आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी वेरी फाइन आ जाएगी, फाइन आ जाएगी, मीडियम आ जाएगी, कोर्स आ जाएगी, वेरी कोर्स आ जाएगी। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है सैंड की, वेरी फाइन होगी, उसकी रेंज होगी 50 से 100 माइक्रोमीटर। अगर इससे ज़्यादा हो मतलब कि 100 से 200 माइक्रोमीटर साइज हो तो वो फाइन पार्टिकल होगा। मोस्टली हम यूनिफॉर्म में फाइन पार्टिकल ही यूज़ करते हैं। अगर हम मीडियम लेते हैं तो उसकी रेंज होगी 250 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर। अगर हम इससे ज़्यादा रेंज देखते हैं तो 500 माइक्रोमीटर देखते हैं तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है कोर्स। कोर्स में हमारे पास 500 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर के दरमियान रेंजेस आती हैं, और वेरी कोर्स हैंड में 1000 से 2000 माइक्रोमीटर आ जाती है। इसी तरह हमारे पास ये आ जाता है, इसकी पार्टिकल शेप आ जाती है। शेप में हमारे पास डिफरेंट तरह की शेप होती है, स्फेरिकल स्मूथ शेप होती है, एंगुलर होती है, एक्यूकुलर होती है, और डिफरेंट तरह की शेप होती हैं मोस्टली। लेकिन हम इसमें स्फेरिकल शेप्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि स्फेरिकल शेप में स्पेसिस एक तरह की होती हैं। अगर डिफरेंट तरह की शेप वगैरह यूज़ करेंगे तो उनकी बाइंडिंग ठीक से नहीं होगी और उसमें पंचिंग में प्रॉब्लम आएगी और वो डिसइंटीग्रेशन और बाइंडर वगैरह मतलब कि डिसोल्यूशन में मसला बनेगा, और इस वजह से उसकी अब्जॉर्प्शन भी ठीक से नहीं होगी इसी वजह से। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है बल्क कैरेक्टराइजेशन। बल्क कैरेक्टराइजेशन क्या होती है? बल्क कैरेक्टराइजेशन है
में आ जाती है क्रिस्टलिनिटी और पॉलीमॉर्फिज्म। क्रिस्टलिनिटी होती है, आपने देखा होगा अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन से क्रिस्टलिनिटी बनते हैं। अमॉर्फस होता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। अगर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम होगी तो वो हमारे पास अमॉर्फस होगी, लेकिन क्रिस्टलिनिटी हमारे पास क्रिस्टलाइन से निकला है, जिसकी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है, एक पैटर्न के साथ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम है। और अगर हम देखते हैं कि क्रिस्टलिनिटी टू आउटर अपीयरेंस और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल कैन अफेक्ट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसका आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है और ये फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकती हैं। ऐसे ही पॉलीमॉर्फिज्म है, जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है और उनकी शेप्स वगैरह डिफरेंट होती हैं। और ये जो होता है ना पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास ये देखें आ गया है हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी जो होता है कोई भी एटमॉस्फेरिक से और जो एटमॉस्फेरिक से मॉइस्चर वगैरह अब्जॉर्ब करता है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। आपने देखा होगा कोई भी हम स्टोर करते हैं चीज़ें वगैरह या पैकिंग में होती हैं, उसके अंदर कोई सिलिका जेल की छोटी सी थैली नुमा चीज़ें रखी जाती हैं और इसी वजह से रखी जाती है कि उसमें कोई भी नमी वगैरह आए वो अब्जॉर्ब कर ले। अगर नमी आ जाएगी तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। अब अगर फल वगैरह देखते हैं तो उन फल में भी वो सिलिका जेल की ना थैली वगैरह रखते हैं, उस वजह से मॉइस्चर वगैरह नहीं आता। अगर हम देखते हैं कि अगर इसके हाइग्रोस्कोपी की एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास आ गए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ डस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं, और इसमें हमारे पास आया हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आ गए हैं। ये स्टेज 2 में हमारे पास मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो रहा है और थर्ड स्टेज में एक्युमुलेशन हो रही है अराउंड द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के, और फोर्थ स्टेज में वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ कंबाइन कर लेता है और डस्ट पार्टिकल उसमें ही मौजूद आ जाती हैं, जिस वजह से वहाँ पे नमी वगैरह नहीं आएगी और वो नमी अब्जॉर्ब हो जाएगी और कोई भी सब्सटेंस होगा वो ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्टिकल साइज कैरेक्टराइजेशन। पार्टिकल साइज कैरेक्टराइजेशन, जैसा कि आपने देखा होगा कि अब्जॉर्प्शन बड़ी जल्दी होगी। डिस्प्रिन की एग्जांपल देख लें, आपने देखा होगा वो कहते हैं 2 गोली जल्दी पानी में हल हो जाती हैं। जितना पार्टिकल साइज स्मॉल होगा उतनी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा आएगी, जितना पार्टिकल साइज स्मॉल होगा उतनी डिसोल्यूशन ज़्यादा होगी। इसी वजह से जितना मतलब कि पार्टिकल साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अब्जॉर्प्शन के, और ये बहुत से अहम किरदार अदा है इसका फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है सोलिबिलिटी एनालिसिस। सोलिबिलिटी एनालिसिस में हमारे पास सबसे नंबर 1 पे आया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। कंपाउंड कंटेनिंग बेसिक और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स, सोलिबिलिटी एट गिवन पीएच इज इन्फ्लुएंस्ड। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई पार्टिकल न्यूट्रल होगा उसकी सोलिबिलिटी कम होगी, अगर कोई पार्टिकल आयोनाइज्ड होगा उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। ये मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट है अब्जॉर्प्शन के भी और सोलिबिलिटी के भी। अगर जितनी ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी फिर अब्जॉर्प्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्मल। थर्मल में एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे पानी में चीनी या शुगर हल करें तो वो एक कूल्ड लिमिट तक उतना ही हल होता है। अगर उसको हम हीट कर देंगे तो वो नमक या पानी उसमें ज़्यादा हल हो जाएगा। इसी तरह एग्जांपल है कि अगर हम हीट ज़्यादा कर देंगे, हीट बढ़ा देंगे तो वो इतनी ही ज़्यादा उसमें चीज़ मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें हल हो जाएंगी, मतलब ज़्यादा शुगर हल हो जाएगी, ज़्यादा साल्ट वगैरह मिक्स हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोलबिलाइजेशन की। सोलबिलाइजेशन एक मेथड है टू इंक्रीज दी सोलिबिलिटी स्प्रिंगली सोलिबल सब्सटेंसेस, इसमें आ जाते हैं, टेक्निक है। और यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है कि अगर हम टेक्निक है इसमें हम कोई भी सब्सटेंस लेके उसकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी गई है, एक सब्सटेंस यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो रहा था, उसके बाद इमल्सिफाइंग एजेंट डाला है, इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ वो इमल्शन के साथ वो डिसॉल्व हो गया। इसी तरह कोई भी सब्सटेंस हमने उसकी सोल्यूशन नहीं बन रहा तो हम एक एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे, उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर सोलिबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी वो हम सोलिबिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है रेट ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन। हमने कोई भी सोल्यूशन बनाना है
तो उसको सोल्यूशन बनाने के लिए हम उसमें एक्सीपिएंट्स डालेंगे और उसमें सॉल्वेंट डालेंगे। सॉल्वेंट और एक्सीपिएंट्स को जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा, और वो रेट ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन को, जो सोल्यूशन बन रहा है जिस स्पीड से बन रहा है, उसको डिसोल्यूशन कहते हैं। अगर पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होगा तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन फास्ट होगी। अगर जितनी रेट ऑफ डिसोल्यूशन फास्ट होगी उतना ही ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, मतलब वो डिसॉल्व हो जाएगा और उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन आएगी। इसीलिए पार्टिकल साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिसोल्यूशन के। इसके बाद ये हमारे कुछ सम टॉपिक्स थे जो हमने फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़े हैं, और फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है प्री फार्मुलेशन स्टडीज़ की, यहाँ पे हमारे पास यही ऑब्जेक्टिव मेन गोल्स आता है कि अगर हम कोई भी ड्रग बना रहे हैं तो हम कोई भी टैबलेट, कोई भी डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, उसकी प्री फार्मुलेशन स्टडी करेंगे। अगर उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि उससे हमें टॉक्सिसिटी, उसके डिसोल्यूशन, उसकी डिसइंटीग्रेशन, पीएच और मुख्तलिफ जो उसके पैरामीटर्स हैं वो हमें फार्मेशन बनाने से पहले ही हमें पता चल जाएंगे, और वो एक हम स्टेबल ड्रग बनाएंगे। उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, इसीलिए हम प्री फार्मुलेशन स्टडीज़ करते हैं डोजेज फॉर्म बनाने से पहले। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।